हेलो एवरीवन, ये हमारा तीसरा वीडियो होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लिए। तो चलिए हम अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक का हमने पढ़ा है कि जो सेल साइकिल होती है उस सेल साइकिल में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। एक तो होता है इंटरफेस और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है सेल साइकिल के अंदर वो होता है एम फेज, है ना। और इंटरफेज में सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, और एम फेज में सेल अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। और उसके पास डिवाइड करने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल थे, या तो वो माइटोसिस वाले तरीके से डिवाइड कर जाए या फिर वो मियोसिस वाले तरीके से डिवाइड कर जाए, राइट। तो अब आगे हम इंटरफेज वाला जो पार्ट है सेल साइकिल का उसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर मैं इंटरफेस की बात करूं, तो इंटरफेस को तीन हिस्सों में बांटा गया था, G1 फेज या गैप फेज 1, S फेज या सिंथेटिक फेज, और तीसरा था G2 फेज या गैप फेज 2। तो इंटरफेस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो जो सबसे पहला फेज था G1 फेज, या हम इसको एक और नाम देते हैं गैप फेज 1। इसमें सेल क्या करता है, तो इसमें सेल जो है सबसे पहले सेल ग्रोज इन साइज। सेल अपनी साइज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और वो कैसे बढ़ाएगा, बाय इंक्रीजिंग द प्रोटोप्लाज्म कंटेंट। सेल अपनी साइज को बढ़ाने के लिए अपने अंदर के प्रोटोप्लाज्म को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जिसकी वजह से सेल की साइज बढ़ जाएगी। ओके, अच्छा जी, दूसरी चीज क्या होगी, तो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो डबल होंगे। सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, डबल। सिवाय तीन सेल ऑर्गेनल के, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। है, अच्छा जी। तीसरी चीज क्या होगी इंटरफेस के G1 फेज में, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो उस प्रोटीन का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, जो किस चीज़ में मदद करता है, डीएनए के डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में। ओके, तो डीएनए के डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में। तो इंटरफेस का जो पहला पार्ट है G1 फेज, उसमें ये तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला, सेल अपनी साइज को बढ़ाएगा। और वो सेल अपनी साइज को कैसे बढ़ाएगा, अपने अंदर प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को बढ़ा करके। दूसरा क्या होगा कि सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी संख्या डबल होगी, सिवाय तीन सेल ऑर्गेनल के, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्या होगा G1 फेज में, तो प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन है, इसकी खासियत ये होती है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है या डीएनए डुप्लीकेशन में मदद करता है। ओके, तो कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट का सेल हो चाहे एनिमल का सेल हो, उसके इंटरफेस के G1 फेज में यही तीन इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे फेज की। ओके, हम बात करते हैं दूसरे फेज की। तो दूसरा जो फेज है वो है सिंथेटिक फेज। वो कौन सा फेज है, सिंथेटिक फेज। ओके, सिंथेटिक फेज या फिर S फेज।
अब इस फेज में क्या होता है, तो इस फेज में सबसे पहले प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। कौन सा प्रोटीन बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। तो इंटरफेज का जो एस फेज होगा उसमें जो सेल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, हिस्टोन प्रोटीन बनाएगा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डीएनए का डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे ह्यूमन सेल के एग्जाम्पल से। ओके, तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ह्यूमन सेल का, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ह्यूमन सेल का, तो ह्यूमन का सेल अगर इंटरफेज के एस फेज में होगा तो वो ह्यूमन का सेल सबसे पहले कौन सा प्रोटीन बनाएगा, हिस्टोन प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद वो ह्यूमन का सेल क्या करेगा, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ह्यूमन सेल के अंदर पहले से कितने डीएनए मॉलिक्यूल थे, 46 डीएनए मॉलिक्यूल थे, जिनकी टोटल लंबाई कितनी थी, 2 मीटर। तो एस फेज में इनकी संख्या डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 46 डीएनए मॉलिक्यूल की जगह पर अब डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 92 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, 92 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। और अगर 46 डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या 2 मीटर है तो 92 डीएनए मॉलिक्यूल का लंबाई टोटल कितना हो जाएगा, 4 मीटर, है ना। तो पहले ये होता था ह्यूमन सेल, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कितने डीएनए मॉलिक्यूल, 46, है ना। अब क्या होगा कि अब ये रहा ह्यूमन सेल, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अब हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास उसकी खुद की क्या होगी, कॉपी होगी, राइट। अच्छा जी, एक बात बताइए, ये जो पहले से 46 डीएनए मॉलिक्यूल थे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रह रहे थे और किस प्रकार से रह रहे थे, अपने आप को कॉइल करके। किसके ऊपर कॉइल करके, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल करके। तो ये जो एक्स्ट्रा 46 डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं, इनको भी तो कॉइल होना पड़ेगा, और कॉइल होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हिस्टोन प्रोटीन की। इसीलिए क्या होता है कि एस फेज में सेल जो है सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, एक्स्ट्रा हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी कॉइलिंग हो सके। ओके, अच्छा जी, उसके बाद अब आपकी किताबों में ये लिखा होगा कि डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या डबल होती है लेकिन क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। अब इस बात से हम क्या समझें, तो एक बात बताएं, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होता है, डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम में तब कन्वर्ट होता है जब सेल अपनी साइकिल के किस फेज में मौजूद हो, एम फेज में मौजूद हो, राइट। इसका मतलब जब सेल डिवाइड कर रहा हो माइटोसिस के तरीके से या मियोसिस के तरीके से, तो उस वक्त डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को कॉइल करके क्या बना लेगा, क्रोमोसोम, है ना। तो अगर हम देखें तो ह्यूमन का सेल एस फेज पूरा करने के बाद और G2 फेज पूरा करने के बाद कहाँ एंटर करेगा, एम फेज में एंटर करेगा। और जब ह्यूमन का सेल एम फेज में एंटर करेगा तो उसके पास डीएनए मॉलिक्यूल टोटल कितने होंगे, 92 मॉलिक्यूल्स होंगे डीएनए के, है ना। तो डीएनए का मॉलिक्यूल तो डबल हो गया है, अब क्या सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या भी डबल हो जाएगी, तो उसका जवाब है नहीं, क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी। अब वो कैसे, आप इस बात को समझिए। तो जब ह्यूमन का सेल एम फेज में एंटर करेगा तो उसके पास हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की कॉपी होगी। तो 46 डीएनए मॉलिक्यूल और हर डीएनए मॉलिक्यूल की एक एक कॉपी उसके पास रहेगी, क्योंकि ये सेल एस फेज पूरा करके आया है। तो टोटल डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो गए, 92 डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो सेल है ये एम फेज में क्या करेगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो अब ये क्रोमोसोम कैसे बनाएगा, कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम बनाएगा, देखिए।
2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम बनेंगे, राइट। 2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम बनेंगे। इसमें ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल और ये रही इसकी कॉपी। ये ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल और ये रही इसकी कॉपी। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन का जो डिवाइडिंग सेल होगा, जब वो डिवाइड कर रहा होगा एम फेज में जब वो होगा, तो उसके अंदर आपको 46 क्रोमोसोम्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। और इन 46 क्रोमोसोम्स में आपको कितने डीएनए मॉलिक्यूल टोटल मिलेंगे? 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जिनकी टोटल लंबाई कितनी होगी? 4 मीटर। इसलिए आपकी किताब में लिखा हुआ है कि डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या डबल होती है सेल के अंदर, लेकिन जब क्रोमोसोम बनता है तो क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। 46 अगर है तो 46 ही रहेगी। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा सेल है प्लांट का या एनिमल का, तो उसका भी डीएनए मॉलिक्यूल डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी, राइट। अच्छा, तो एस फेज में क्या हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन बन रहा है, फिर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। अच्छा, और फिर एम फेज में जाकर के तो क्रोमोसोम बनेगा, तो वो डबल क्रोमैटिड के साथ। अच्छा, एस फेज में एक और चीज़ होती है कि जो सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल है उसका डुप्लीकेशन होगा। और हमें पता है कि सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल जो है ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल में पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि जो इंटरफेज होता है उसका जो सबसे पहला फेज है G1 फेज, उसमें सेल अपनी साइज बढ़ाएगा, फिर अपने सेल ऑर्गेनल्स को डबल करेगा सिवाय 3 सेल ऑर्गेनल के। उसके बाद कौन से प्रोटीन को बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, उसके बाद अगला जो फेज है इंटरफेज का, वो कौन सा फेज है? एस फेज, जिसमें सबसे पहले कौन सा प्रोटीन बनाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद डीएनए अपनी संख्या को डबल करेगा, किस प्रोटीन की मदद से? डीएनए पॉलीमरेज, जो प्रोटीन G1 फेज में बनाया गया था। अच्छा, फिर जब डीएनए के मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल है उनको कॉइल होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता, इसीलिए सबसे पहले कौन सा प्रोटीन बना? हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा जी, अब सेल जब एम फेज में एंटर करता है तो उसके पास कितने डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं? 92, लेकिन उस वक्त भी क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी? सेम 46। ओके, अच्छा जी। और अगर कोई एनिमल का सेल एस फेज में है तो वो सेंट्रियोल को डुप्लीकेट कर लेगा किस फेज में? एस फेज में। और याद रखिए प्लांट्स के पास सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है? एस फेज में। ओके, अच्छा, अब आई होप आप लोग इंटरफेज के पहले 2 फेज समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे G2 फेज के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।